इस वक्त हमारे बीच मंत्री नितिन अग्रवाल भी हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ सबसे पहले उनका स्वागत कीजिएगा, क्योंकि उनसे भी तमाम सवाल जवाब यहां पर किए जाएंगे और उन्हें मंच पर भी मैं आमंत्रित करूंगी, उनसे भी सवाल जवाब होंगे। सर, मंच पर आप आइएगा और यहाँ पर सबसे पहले उनका स्वागत करने के लिए मैं मंच पर एक बार फिर से आमंत्रित करना चाहूंगी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक महोदय को, ताकि उनका स्वागत हो सके। कीमती समय उन्होंने निकाला। नितिन अग्रवाल जी हमारे बीच हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से आप जरा स्वागत कीजिएगा। मंत्री जी मंच पर इस वक्त मौजूद हैं और उनसे सवाल जवाब होंगे और मैं चाहूंगी बुके के साथ उनका स्वागत जो है वो किया जाए। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक हमारे साथ मौजूद हैं और एसोसिएट एडिटर अजीत जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बुके देकर उनका स्वागत यहां पर किया जा रहा है और इस पैनल की भी हम शुरुआत करेंगे और मैं चाहूंगी यहां पर इस वक्त जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एसोसिएट एडिटर अजीत जी और मेरे सहयोगी अनुज जी इस पैनल की शुरुआत करें और इस पैनल की अब शुरुआत करेंगे। ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा। हमारे बीच आबकारी मंत्री हैं नितिन अग्रवाल और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि इनके पिता का भी बहुत लंबा राजनीतिक इतिहास रहा और कहा जाता है हरदोई में वो जिधर चलते हैं उधर ही सियासत चलती है। सर, जी मीडिया के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल आपसे पॉलिटिकल होगा। कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष बदल दिया है, अब आप कैसे देखते हैं कांग्रेस की इस बदली हुई सियासत को? क्या वजह आ गए दलित बिजलाल खाबरी को हटाकर फॉरवर्ड पर आ गए हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी तरीके से ज़मीन खो चुकी है और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे चुनाव हमने देश में देखे जहां कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा हो। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस की ज़मीन ही नहीं है, इनके पास कार्यकर्ता ही नहीं है जिलों में, ये लड़ाई में ही नहीं रहते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका अध्यक्ष कौन है। कांग्रेस पार्टी की क्रेडिबिलिटी जो प्रदेश में है वो पूरी तरीके से ज़ीरो है। लोगों को विश्वास नहीं है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पे या उनके लीडर्स पे। मैं समझता हूँ कि वो चाहे कितनी भी कोशिश या प्रयास क्यों ना कर ले, कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई भविष्य नहीं। लेकिन उन्होंने आते ही जैसे ही वाराणसी कल पहुंचे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वो अमेठी से लड़ेंगे, स्मृति ईरानी के खिलाफ लड़ेंगे और प्रियंका गांधी भी अगर चाहें तो वो वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं। तो आपको लगता नहीं कि कांग्रेस आपको टक्कर देने के लिए तैयार है और राहुल गांधी वापस अमेठी आने वाले हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है, वो उनका निर्णय है कौन उनकी पार्टी का किस सीट से लड़ेगा। स्मृति जी चुनाव जीती हैं वहाँ पे, राहुल गांधी को चुनाव हराया है और शायद यही कारण था कि राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश छोड़कर केरल जाना पड़ा चुनाव लड़ने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है, उनकी पार्टी का निर्णय है, वो जहाँ से भी चुनाव लड़ना चाहें। लेकिन ये विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, माननीय सांसद जी भी मैं सुन रहा था, हम सब लोग जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। जो माहौल आज उत्तर प्रदेश का मैं देख रहा हूँ, आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के प्रति जो विश्वास लोगों का मैंने देखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप आश्चर्यचकित भी ना होइएगा, रिजल्ट आने दीजिए। उत्तर प्रदेश में इस बार हम सभी 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत कर जाएंगे। जो उनका इंडिया बनाया उन्होंने डॉट डॉट करके, इसमें अखिलेश भी हैं, सब वो कह रहे हैं कि एक सीट एक कैंडिडेट, तो आपके लिए मुकाबला तो बहुत टफ हो जाएगा कि एक सीट पे एक ही कैंडिडेट उतारेगा गठबंधन। देखिए, ये वो लोग हैं, इंडिया में उत्तर प्रदेश के दो दल हैं, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी पिछले 4 चुनाव लगातार हारती चली आ रही है, चाहे वो 2014 का ले लीजिए, फिर 17 हारी, 19 हारी, 22 हारी, अब 24 की भी तैयारी है। और कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, उत्तर प्रदेश में। तो ये भले ही चाहे कितने भी नाम क्यों ना बदल लें, चाहे कोई भी नाम क्यों ना रख लें, ये वो दल हैं, वो पार्टियां हैं जो एक मंच पे आई है जहां कहीं ना कोई आरोप जिनके ऊपर है। कुछ लोग जमानत पे बाहर हैं, भ्रष्टाचार के आरोप उन परिवारों पे चल रहे हैं जो इस दलों के नेता हैं, जो नेतृत्व करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि चाहे कोई भी गठबंधन क्यों ना कर ले, मैं तो यूपीए ही कहूँगा, मैं इंडिया नहीं कहूँगा, वो यूपीए का गठबंधन है जिससे लड़ाई एनडीए की है। और निश्चित तौर पे 2024 के आम चुनाव में एनडीए, भारतीय जनता पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार और एनडीए 350 एमपी जीतकर देश में तीसरी बार पूर्ण की सरकार बनाई। बिल्कुल। नितिन जी, अखिलेश यादव का जिक्र हुआ है, हमने आपके बयान सुने हैं, बहुत सारे आर्टिकल हमने पढ़े हैं। आप गंभीर नेता नहीं मानते उनको कि वो गंभीर नेता हैं? कई जगह आप कहते हैं कि वो बचकानी बातें कर जाते हैं, इतने बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। देखिए, मेरा सवाल नहीं है मानने या मानने का। लोकतंत्र में राय जनता की मानी जाती है
और जो जनता लोकतंत्र में जनशक्ति, जनविश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। और जैसे आपने कहा कि आपने मेरा बयान पढ़ा कि मैं गंभीर नेता नहीं मानता, मेरा मानने से अंतर नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश जी को गंभीर नेता नहीं मानती है, और शायद यही कारण था कि आज समाजवादी पार्टी का अस्तित्व उत्तर प्रदेश से समाप्त होने जा रहा है। इस बार लेकिन वो उन्होंने कमर कस ली, कह रहे हैं कि इस बार हम दिखा देंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या है और हम इस बार पूरे जीत के आएंगे अच्छी तरीके से। इधर आप कह रहे हैं कि 80 सीटें, मैनपुरी भी नहीं दे रहे हैं उनको। अब देखिए, कमर तो उन्होंने कई चुनावों में कसी है, और बार बार क्या हश्र हुआ ये आपके सामने है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मैनपुरी चुनाव भी इस बार हम निश्चित तौर पे जीतने जा रहे हैं, क्योंकि मैनपुरी में लगातार जिस तरीके से यादव परिवार की कार्यशैली को लोगों ने देखा है और मैनपुरी के लोगों ने देखा है, मुझे लगता है कि इस आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पे जनता ने अपना मूड बदला है। जैसे ही आप परिवार की बात करते हैं, अखिलेश यादव को बड़ा खराब लग जाता है। आप कहते हैं परिवारवाद है, भ्रष्टाचार है, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरती है। जो सच्चाई है वो सबने सामने है, नागवार गुजरे या न गुजरे उससे किसी को कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन ये राजनीति की सच्चाई है कि समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उन्हीं का होगा, प्रदेश अध्यक्ष भी उन्हीं के परिवार का होगा, सांसद विधायक भी सबसे पहले उन्हीं के परिवार के लोगों को भेजा जाएगा, सभी संवैधानिक पदों पर अगर बिठाया जाएगा तो उन्हीं के परिवार के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस परिवारवाद के कारण ही आज समाजवादी पार्टी में जितने भी बड़े बड़े नेता थे उन्होंने अपने आप से दूरी बना ली, और समाजवादी पार्टी आज समाप्तवादी पार्टी के उस पे चल गई है, निशान पे चल गई है। क्या लगता है आपको कि अब आगे लोकसभा का चुनाव हमारे सामने है, देश का बड़ा चुनाव है, और अखिलेश यादव, चूंकि उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता है, परसेप्शन बनाया जाता है और दिखता भी है ग्राउंड पर कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में सीधी टक्कर है, कोई दूर दूर तक नहीं है। आप कह रहे हैं कि मैनपुरी से भी सफाया होगा, चाचा शिवपाल आ गए, जसवंत नगर से सबसे बड़ी लीड पाई उन्होंने इस बार, तो कह रहे हैं कि अब हमारे पास भी डबल इंजन है और हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, शिवपाल जी वरिष्ठ नेता हैं, मैं किसी पे भी कोई व्यक्तिगत कमेंट या आरोप नहीं लगाना चाहूँगा। मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने इंडिया के गठबंधन की बात करी, जिसको मैं यूपीए कहता हूँ, हमारे पास प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और वो जनता के सामने हैं। देश के हमने तो डिक्लेयर किया है कि हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी होंगे। विपक्ष क्यों नहीं अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताता है? अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, तमाम एनडीए जो यूपीए के उनके दल हैं वो भी तो अपना चेहरा जनता के बीच में लाएं। जब वो लोकसभा का चुनाव, देश का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जब वो देश के 140 करोड़ लोगों से जनमत मांगने जा रहे हैं, तो उनको देश की जनता के सामने अपने प्रधानमंत्री का चेहरा भी तो दिखाना पड़ेगा। वो हमारा चेहरा हमारे सामने है, वो अपना चेहरा बताएं। और मैं समझता हूँ कि जो हमारा चेहरा है वो आज देश का ही नहीं बल्कि विश्व का एक लोकप्रिय चेहरा है। लेकिन एक बात ये भी है कि आपने देखिए पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर को वापस ले आए, दारा सिंह चौहान से आपने इस्तीफा दिलवा दिया, उनको दोबारा प्रत्याशी बना दिया, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद आपके पास हैं। तो अखिलेश यादव को एक के बाद एक आप लगातार झटका देते जा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव को जो सबसे बड़ी बेचैनी है वो जयंत चौधरी को लेकर है। तो सर हम चाहेंगे कि कम से कम हमारे दर्शकों को जरूर ये बताइए कि जयंत चौधरी और आपके बीच क्या खिचड़ी पक रही, क्योंकि बार बार ये खबरें आ रही हैं कि जयंत चौधरी को केंद्र में हिस्सा मिलेगा, यूपी में मिलेगा, जो 24 का चुनाव है वो आपके साथ लड़ेंगे, जो जाट वोट है वो आपके पास पूरा का पूरा आ जाएगा, जो नहीं आ रहा है। तो क्या मास्टर स्ट्रोक है, क्या चल रहा है अंदर? मैं सबसे पहले एक बहुत स्पष्ट आपको बात क्लियर करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी जाति के आधार पर राजनीति नहीं करी है कि किस जात का वोट कहां जाएगा या क्या मिलेगा, ना उस आधार पर कोई फैसले लिए गए हैं। राजनीति में मिलना एक दूसरे से ये तो एक सामान्य शिष्टाचार की बात है, कोई भी किसी से मिल सकता है। बहुत से लोग मिलते हैं, सरकार के पास जाते हैं, अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर जाते हैं, अपने क्षेत्र के विकास की बात को लेकर जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई किसी से मिल रहा है तो क्या आगे का परिणाम होने जा रहा है, लेकिन निश्चित तौर पे एक मजबूत हमारा नेतृत्व सभी को साथ लेके चलने में विश्वास रखता है। जैन से बात चल रही है? नहीं, देखिए बात तो सबसे बात तो प्रकाश राजभर से भी जब बात चल रही थी, ओम प्रकाश राजभर से बात चल रही थी, मैंने खुद आपसे विधानसभा में पूछा था तो आपने कहा मिलते रहते हैं, सरकार का हिस्सा है, काम वो विधायक हैं, हम मंत्री हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो आपके साथ आ गए, तो क्या जयंत को लेकर भी ऐसा ही कुछ होने वाला है? देखिए, अगर वो आएंगे हमारे एनडीए में, एनडीए के पार्टनर बनना चाहेंगे तो उनका स्वागत है, मैं यही कह सकता हूँ। अजीत जी दरअसल अंदर की खबर जानना चाह रहे हैं आपसे। अजीत जी दरअसल अंदर की खबर जानना चाह रहे हैं आपसे कि हमें खबर दे दीजिए। हम मीडिया वाले पत्रकार लोग हैं, बहुत जल्दी में रहते हैं थोड़ा।
हम लोग कार्यकर्ता हैं, क्योंकि पश्चिम बहुत बड़ा फैक्टर है आपके लिए। हम लोग कार्यकर्ता हैं और हमारे यहाँ जो भी फैसला होता है हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लेता है। तो मैं केवल इतना ही मैं तय कहूँगा कि जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा, और जैसे मैंने अभी पहले भी कहा था कि अगर वो इच्छा जाहिर करेंगे तो निश्चित तौर पे एनडीए में उनका स्वागत होगा। नितिन जी, दरअसल ये सवाल इसलिए भी उठता है कि जो INDIA की जो बैठकें हुई हैं उसमें जैन जी ने शुरुआत में बहुत दूरी बनाई, उसमें नहीं गए। हम लोग जब टीवी डिबेट कर रहे थे तो वहां पर सवाल उठाया लोगों ने कि कम से कम अपना प्रदेश अध्यक्ष भेज देते, अपना प्रवक्ता भेज देते, वो भी नहीं भेजा। तो कह रहे हैं कि पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी ने नजर गड़ा ली है अब। नहीं, केवल पश्चिम ही क्यों, आप भारतीय जनता पार्टी के पूरे सभी 80 लोकसभा सीटों पर नज़र गड़ाई हुई है। और हम जो हमारी वर्किंग चल रही है, जो काम चल रहा है, वो सभी लोकसभा सीटों पे हमारा काम चल रहा है। हमारे कार्यकर्ता लगातार उन जनता से संपर्क किए हुए हैं, सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं। और देखिए, हर सीट का अलग इक्वेशन होता है, हर सीट की अलग रणनीति होती है। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, आप जैसे आपने पश्चिम क्षेत्र कहा, तो इसके साथ साथ हमारा मध्य क्षेत्र भी है, व्रज क्षेत्र है, हमारा पूर्वांचल है, बुंदेलखंड है। हम सभी जगह पूरी ताकत से और पूरी योजनाबद्ध तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं, अभी आप लोगों ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की, मेरा माटी मेरा गांव मेरा देश। समाजवादी पार्टी बार बार कहती है कि बीजेपी जब भी बात करती है तो वो राष्ट्रवाद की बात करती है, वो धर्म की बात करती है, अयोध्या काशी मथुरा की बात करती है, और आप उनको धर्म की पिच पर लेकर जाते हैं। ये गलतफहमी है अखिलेश जी की। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करी है, न कभी जनता से समर्थन मांगा है। आप तो कहते हैं कि राम के इतिहास नाम पे देख लीजिए, आपको किसी भी भाषण में ये नहीं लगेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने धर्म के आधार पर राजनीति करी है। हाँ, हम राष्ट्र की बात करते हैं, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम उन वीरों को सम्मान देते हैं, हम उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान देते हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी है। इसमें क्या अखिलेश यादव को दिक्कत है? अगर कहते हैं कि पहले आपने अयोध्या, फिर ज्ञानव्यापी पर मुख्यमंत्री जी ने भी कहा। अयोध्या कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा है पार्टी के लिए। अयोध्या हमेशा एक हमारी भावना थी, हमारे संस्कार थे, हमारी आस्था थी। ये आस्था का विषय था अयोध्या कभी भी राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा, न कभी होगा। लेकिन अखिलेश हो चाहे राहुल गांधी हो, विपक्ष के जितने भी नेता हैं, वो यही कहते हैं कि पहले अयोध्या, उसके बाद ज्ञानव्यापी पर मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि वहाँ त्रिशूल है, दीवारें चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, और अब मथुरा की बारी है। मथुरा तो अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी डराती है इसके नाम पर। देखिए अखिलेश जी, जैसे मैंने पहले भी कहा, समाजवादी पार्टी का नेतृत्व और पूरी समाजवादी पार्टी विचारहीन हो चुकी है, दिशाहीन हो चुकी है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार 5 वर्ष की जो उत्तर प्रदेश में चली, उनकी सरकार को भी उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। और शायद एक ये बहुत बड़ा कारण था कि 2017 और 2019 का चुनाव वो बुरी तरीके से हारे प्रदेश में। जिस तरीके से भेदभाव की राजनीति समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में की थी। तो और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो चाहे कोई आरोप लगा लें, कोई आरोप केवल देखिए विपक्ष आरोप लगाता है। एक विपक्ष का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान मैं लोकतंत्र में मानता हूँ, और मैं मानता हूँ कि विपक्ष को विरोध करना चाहिए, लेकिन विपक्ष को मुद्दों के आधार पर विरोध करना चाहिए। आप क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन आपको जनता के बीच में जाकर ये बताना पड़ेगा कि आप जो जिस चीज़ का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उसका आधार क्या है। अगर आप बिना आधार के केवल विरोध करने के मानसिकता से आप सरकार का विरोध करेंगे तो जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी। और ये आज यही हो रहा है विपक्ष के साथ, और ख़ास तौर से जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी, कि वो केवल मोदी को हटाने की बात कर रहे हैं। वो उनके पास कोई मुद्दा विरोध का नहीं है। वो केवल वो मंच पे या जनता के बीच में जाते हैं कि मोदी हटाना है। तो आखिर अगर वो मोदी हटाने की बात कर रहे हैं तो क्यों मोदी को हटना चाहिए देश में? आखिर कारण क्या है कि मोदी देश के प्रधानमंत्री ना बने? इसका कोई उनके पास जवाब नहीं है। और यही कारण है कि देश की जनता उन पे विश्वास नहीं करती, समाजवादी पार्टी पे, ना उनके नेतृत्व पे। और यही कारण, ये भी बहुत बड़ा कारण है कि आज समाजवादी पार्टी का अस्तित्व उत्तर प्रदेश में खतरे में आ गया। अभी हम मोदी जी की बात नहीं करते हैं, हम देश की बात नहीं करते, चुनाव की बात नहीं करते, हम आपकी बात करते हैं। इतनी बार एक के बाद एक बैक टू बैक कैसे आपने जीत हासिल कर ली? क्या जादू किया? कौन सी जादू की छड़ी है? देखिए, कोई जादू की छड़ी नहीं है।
मैं सबसे पहले अपने जहाँ से मैं आता हूँ जीत के चुनाव, अपने क्षेत्र के अपने जनपद के लोगों का धन्यवाद दूंगा आपके मंच के माध्यम से कि एक विश्वास उनके मन में है, उनके हमारे मेरे प्रति है उनके मन में कि अगर ये हमारा नेतृत्व करेंगे या जनप्रतिनिधित्व करेंगे तो निश्चित तौर पे जनपद और क्षेत्र का विकास होगा। और मैं समझता हूँ ये विश्वास जो है, जो बना है, ये एक बहुत बड़ी पूंजी है मेरे परिवार की। लगातार मैं चौथी बार विधानसभा में गया हूँ, जीत कर गया हूँ। मेरे पिता 7 बार एमएलए उसी सीट पे रहे हैं। मेरे ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर भी एमएलए और एमपी रहे हैं। तो लगातार एक लंबा 50-60 सालों का, 70 वर्षों का एक लंबा जो विश्वास का जो क्रम चलता चला आ रहा है, वो विश्वास हमने कायम रखा है। और लगातार अपने लोगों से संपर्क में रहना, अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क में रहना और खासकर और योजनाओं को जनता के बीच में पहुंचाना, मैं समझता हूं एक 2022 में सर पहली बार इतिहास में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर आपकी सरकार वापस आई। 19 भी आप जीते, तो क्या 24 में जो सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला, क्योंकि विपक्ष जो है, अभी देखिए विधानसभा सत्र चल रहा था, किस तरह से हंगामा हुआ आपने देखा। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, तो क्या 22 वाला ही जो सिनेरियो, 22 वाला ही जो दृश्य है वो 24 में भी दिखेगा? क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि हम सभी 80 की 80 सीटें जीतेंगे। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पे तो मैं समझता हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति प्रदेश में है, तो आज एक सामान्य जन से भी अगर मैं पूछ लूँ तो आज हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, अगर पॉलिटिकल स्ट्रेंथ उत्तर प्रदेश में कोई है तो वो लॉ एंड ऑर्डर है। एक ऐसा स्टेट जिस स्टेट को देश की क्राइम कैपिटल पहले कभी कहा जाता था, एक ऐसा प्रदेश जिसके बारे में कहा जाता था, जिस प्रदेश के वासी अगर किसी दूसरे प्रांत में जाते थे देश के, तो उनको होटल में कमरे नहीं मिलते थे। कहा जाता था ये उत्तर प्रदेश से आए हैं, इन लोग बचते थे उनको कमरा देने से। एक भय का माहौल था। और आज योगी जी के 6 वर्ष के कार्यकाल में, उत्तर प्रदेश में 6.5 वर्ष के कार्यकाल में, आज वही क्राइम कैपिटल जिसको कहा जाता था, आज वो देश का ग्रोथ इंजन के रूप में पहचान बनाई उत्तर प्रदेश में। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज क्राइम में जो कंट्रोल, ज़ीरो टॉलरेंस की नीति आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में उन्होंने जो लागू करी है प्रदेश में, आज पूरी तरीके से प्रदेश में जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो होता था पहले विपक्ष की सरकारों में, पूरी तरीके से समाप्त हो गया प्रदेश में। आप खुद ही देखते होंगे किस तरीके से अपराधियों को सज़ा दिलाने में अपराधियों ने उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया, जेलों के अंदर बंद हो गए। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करूं तो आज प्रदेश, हमारा देश में पहला ऐसा राज्य है जिसने जो वुमेन के अगेंस्ट क्राइम होता है उसमें सज़ा दिलाने में आज हम 60% हमें सफलता मिली है, जो देश का पहला ऐसा राज्य है। हम देश के पहले नंबर पर स्थान पर खड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि कानून व्यवस्था पे तो कोई प्रश्न उठा ही नहीं सकता, और यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और यही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा भी होगा जब हम 2024 के चुनाव में जाएंगे। आप आबकारी मंत्री हैं, आबकारी विभाग को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते थे। आपके आने से पहले आपने देखा होगा नकली शराब, जहरीली शराब पीकर पूरे प्रदेश में बहुत सारी मौतें होती थी और विपक्ष के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता था। वो चाहे आजमगढ़ में आपने समाजवादी पार्टी के एमएलए रमाकांत यादव को जेल में डाल रखा है, बहुत सारी कार्रवाई हुई। क्या आपको लगता है कि आपके आने के बाद विभाग की स्थितियाँ बदली हैं? ये जो जहरीली शराब वाले केसेस थे वो कम हुए, आपने कार्रवाई भी बड़े पैमाने पर की है। देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय योगी जी का मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं और ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हम लोगों पे है कि एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी मैं कहूँगा कि पिछले 1.25 वर्षों में एक ऐसा प्रदेश जो 25 करोड़ जनसंख्या का प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश है, वहाँ पे एक भी मौत जहरीली शराब से उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है। ये हम सब पे बहुत बड़ी कृपा है और मैं अपने विभाग के अधिकारियों को भी इसमें बधाई देना चाहूँगा कि जिस तरीके से पूरे मनोभाव से विभाग के अधिकारियों ने काम किया है और जो प्रवर्तन की कार्रवाई है, जो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई है, वो लगातार हमारे विभाग में क्रियाशील लगातार चलती चली आ रही है। तब विशेष अभियान हमारे यहाँ चलाए जाते हैं, ऐसे पॉइंट्स चिन्हित करे गए जहाँ पे ऐसा काम लोग करते हैं, लोगों को जेलों में बंद किया गया। इतनी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में पिछले डेढ़ वर्ष में हुई है कि निश्चित तौर पे एक बड़ी उपलब्धि है। ये बंद भी हुआ और ये कार्टेल जो था पहले, जिसको हम लोग कहते थे लिकर कार्टेल, शराब माफिया, उस माफिया का पूरा कमर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो ये भी बहुत बड़ी वजह है कि आज आबकारी विभाग उत्तर प्रदेश में राजस्व देने के मसले में सबसे बड़ा विभाग है
जहां 14,000 करोड़ का राजस्व 2017 में जिस प्रदेश में 14,000 करोड़ का राजस्व आता था, आज हम 42,500 करोड़ के राजस्व पे खड़े हुए हैं। और इस जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 50,000 करोड़ से ऊपर का राजस्व उत्तर प्रदेश सरकार को एक मिलेगा। सवाल सर जानना चाह रहा था आपसे, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि जिसके पास आबकारी विभाग होता है उसके पास मद्य निषेध भी होता है। तो एक तरफ बेचना है और राजस्व लाना और दूसरी तरफ लोगों को रोकना है, ये कैसे करते हैं? देखिए, मद्य निषेध विभाग मैं कहूँगा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की, क्योंकि ये समाज कल्याण का हिस्सा है ये विभाग, और ये छोटा सा एक समाज कल्याण का हिस्सा जो मुझे मिला है, मुझे दिया गया है, ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम युवाओं को और प्रदेश के सभी जो भी हैं जिनको नशे की आदत है, लत है, उसको हम उनसे बाहर निकालें और उनको विकास की स्ट्रीम में, मेन स्ट्रीम में लाके खड़ा करें। और इसमें भी तमाम योजनाएं हमारी चलती रहती हैं। नशा मुक्ति केंद्र NGOs के माध्यम से चलते हैं। सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं हैं, क्योंकि केंद्र सरकार इस पर बहुत संवेदनशील है। काफ़ी फंड भी हम लोगों को इसमें मिलता है कि आप ये योजनाएं चलाइए, और योजनाएं हमारी चलती भी रहती हैं। तो ये हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर है जिसको हम लोग काम कर रहे हैं। आबकारी विभाग सिर्फ केवल एक राजस्व देने का विभाग है, और वो उसकी प्रायोरिटीज़ पूरी अलग हैं, इसकी प्रायोरिटीज़ पूरी डिफरेंट हैं। तो इसको बैलेंस करना, और इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। बड़ी चुनौती होगी? नहीं, ऐसी कोई बड़ी चुनौती नहीं है। बस थोड़ा सा बैलेंस करने में देखना पड़ता है कि जो कार्य योजनाएं बनी हैं दोनों विभागों की, वो ठीक से लागू हो जाएं प्रदेश में। बिल्कुल, आपने समय निकाला, बहुत शुक्रिया। तमाम बातचीत की, बहुत बेबाकी से आपने अपनी बात रखी। जब हमने पहले आपके पिताजी से बात की थी तो अजीत जी और मैं ही नहीं बात की थी, और जितनी मैं यकीन दिला सकता हूँ जितनी बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी थी, उतनी ही बेबाकी से आपने भी आज अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी से पता चलता है कि क्यों लगातार जीत रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बेबाकी के साथ, बहुत बेहतर तरीके से आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। लेकिन मैं चाहूँगी आप मंच पर रुकिएगा सर, और इस वक्त मोमेंटो देकर हम उनको सम्मानित करना चाहेंगे, क्योंकि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, क्योंकि बहुत बेहतर तरीके से हम चाहते हैं। मैं चाहूँगी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक रमेश जी मंच पर आए, और हमारे एसोसिएट एडिटर अजीत जी भी मंच पर सम्मानित करें नितिन जी को, क्योंकि बहुत कीमती समय उन्होंने हमारे लिए इस कार्यक्रम के लिए निकाला है, और बहुत खूबसूरत